बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। नमस्कार, प्रणाम। मैं सुरेश सोनी, सोनी सर इंस्टीट्यूट की तरफ से इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम आरपीएससी एनालिस्ट कम प्रोग्रामर एग्जाम में सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड 20 एमसीक्यूज न्यूमेरिकल्स, जो 20 न्यूमेरिकल्स है उनको लेके आ रहे हैं, जिनको 1 बाय 1 डिटेल के अंदर जो है सॉल्व करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। और ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये बिगिनर्स एंड इंटरमीडिएट लेवल के हैं। एक और वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर आपके जो है काफ़ी एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो उसके अंदर रहेंगे, ताकि आपका कंप्लीट कोर्स जो है एग्जाम से रिलेटेड वो कवर अप हो जाएगा और आपको इसका बेनिफिट मिल पाएगा। धन्यवाद। आज हम इस वीडियो में एसपीएम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं बिगिनर्स एंड इंटरमीडिएट लेवल के, उनको लेके आ रहे हैं। टोटल 20 एमसीक्यू न्यूमेरिकल्स हैं, उनको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। उनमें उन न्यूमेरिकल्स को कौन से टॉपिक से लिया गया है, उन टॉपिक्स के नाम यहाँ दिए गए हैं। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर टोटल जो है जो 20 क्वेश्चन है अपने, वो इन 12 टॉपिक में से लिए गए हैं। एट द एंड ऑफ वीडियो जो है आपको इन टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूलाज हैं वो भी मिलेंगे। आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं एग्जाम में क्विक रिव्यू के लिए, क्विक वर्कआउट करने के लिए। चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो न्यूमेरिकल दिया गया है यहाँ पर, उसको देखिए क्या कह रहा है। अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, ये जो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है ये अर्न वैल्यू मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड अपने पास में टोटल मिला के इसके अंदर 20 में से 5 या 6 न्यूमेरिकल्स आएंगे, लेकिन अलग अलग कंसेप्ट्स जो है उसके ऊपर वर्कआउट होंगे, अलग अलग कैलकुलेशंस वगैरह होंगी, लेकिन वो टॉपिक जो रहेगा आपका अर्न वैल्यू मैनेजमेंट रहेगा, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स रहेंगे। तो देखिए क्या रहता है इसमें। फर्स्ट क्या कह रहा है, अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट हैज अ प्लान्ड वैल्यू, यहाँ पर कुछ ऐसे वैल्यू दे रखी है। एक्चुअल कॉस्ट, ओके। द अर्न वैल्यू फॉर द वर्क कंप्लीटेड, वो दिया हुआ है। कैलकुलेट द कॉस्ट वेरिएंस, तो सीधी बात है यहाँ पर अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते करते हैं क्या कैलकुलेशन करना है, तो इसमें आपको उनके जो फॉर्मूलाज है वो पता होना चाहिए। कुछ डाटाज इसके अंदर जो हैं एक्स्ट्रा में दिए हुए रहते हैं, ज़रूरी नहीं कि उसमें उस कैलकुलेशन के लिए वो पार्टिसिपेट करें। तो यहाँ पर अपन जब इसमें वर्क कर रहे हैं, अपने को क्या कैलकुलेट करना है, सीवी। तो सीवी का जो फॉर्मूला हो जाएगा एग्जैक्टली, पहले वो नोट डाउन कर लीजिए। सीवी का जो फॉर्मूला है वो यहां पर है ईवी माइनस एसी। इसके हिसाब से, अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर अपन चल रहे हैं यहां पर, तो यहां पर देखिए वैल्यू क्या हो जाएगी, 1,30,000 माइनस 1,20,000, यानी आपका आउटकम क्या आ गया, प्लस के अंदर $10,000। ये रिजल्ट माइनस भी हो सकता था अगर इसको फॉर्मूले को रिवर्स में काम में लेते, अगर एसी माइनस ईवी करते। तो यहाँ पर आपके जो रिजल्ट्स जो दिए गए हैं ये प्लस और माइनस दोनों में दिए गए, तो अपना रिजल्ट है ये प्लस 10,000, तो एग्जैक्ट आपका इसका आंसर हो जाएगा $10,000 प्लस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है ये क्या कर रहा है, जो प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसी डाटा को रिपीट कर रहा है, बस यहाँ कैलकुलेशन जो है वो अलग टर्म अपने कैलकुलेट करनी है। यहाँ देख लेते हैं अपन क्या कर सकते हैं।
यहाँ क्या कर रहा है, डाटा वही के वही है, अपने को बस यहाँ पर ये है कि अपने को सीपीआई कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट करना है। तो सीपीआई जब कैलकुलेट करेंगे करेंगे तो इसका सीपीआई का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, ईवी अपॉन एसी। प्रीवियस में जब आपने किया था वेरिएंस, ईवी माइनस एसी था, जहां ईवी अपॉन एसी है, तो उसके हिसाब से ये देख लीजिए, यानी प्लांट वैल्यू जो है वो यहां पर यूज नहीं हो रही है। तो इसका देख लीजिए 1,30,000 अपॉन 1,20,000, तो डेफिनेटली आपके पास में क्या आ गया, 13/12। इसको जब डिवाइड करेंगे 13 को 12 से तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, 1 टाइम्स पॉइंट, पीछे बच गया 1। अब आगे इसमें डिवाइड होगा नहीं तो 1 के आगे क्या लगाएंगे, 0, पीछे बच गया 10, 10 में भी नहीं जाएगा, एक 0 और लगा देंगे तो अपने को नया डाटा क्या मिल गया, 100। 100 के अंदर 12 कितनी बचे, 8 12 जा 96, पीछे कितना बचा 4, 4 के आगे लगाएंगे 0, तो 3 12 जा 36, वापस 4 बच गया, दोबारा करेंगे तो भी, यानी एग्जैक्ट आंसर जो अपने पास में आ रहा है वो 1.0833 आ रहा है। अब इसके या तो आपको इसमें एग्जैक्ट आंसर गिवन हो ऑप्शन में, या फिर उसका जो नियर बाय बेस्ट आंसर है पॉसिबल वो लेना पड़ेगा। तो अपने पास में नियर बाय बेस्ट आंसर हो जाएगा 1.08। नेक्स्ट अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट्स ओरिजिनल बजट एट कंप्लीशन, ओके, ये गिवन है $5 लाख। द करंट अर्न वैल्यू दी गई है $2,50,000। कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स भी दिया गया है। यहां जब ये कैलकुलेशन करेंगे तो उसके डाटा को ध्यान से देखिए क्या क्या गिवन है, और उसके हिसाब से अपन उस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो यहां पर जब आप वर्क कर रहे हैं तो यहां देखिए EAC, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका BAC अपॉन CPI। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, EAC इक्वल टू BAC अपॉन CPI। BAC कितना दिया गया आपको, $5 लाख दिया गया है, अपॉन CPI कितना है 0.8। ओके, इसको जब करेंगे अपन 5 लाख को यहां पर, तो ये जो अगर मैं इसको, ये जो डाटा है 0.08, इसको इसकी जगह पे मैं ये भी लिख सकता हूं, नीचे अगर आप करेंगे तो पॉइंट ऊपर चला जाएगा, यानी 5/4 हो जाएगा। एग्जैक्टली देखा जाए तो 5/4 हो जाएगा। 5 इसको 4 को वापस इससे इसको इसके साथ में कट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 1,25,000, और इसको 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा $6,25,000, यानी आपका आंसर हो जाएगा $6,25,000। बस मैन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपको फॉर्मूला जो है वो ध्यान रखना है, और कैलकुलेशन आप कितनी फास्ट कर सकते हैं एग्जाम में, वो आपकी प्रैक्टिस कैसे है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। ये जो क्वेश्चन दिया है बहुत ज़्यादा अच्छा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्रिटिकल पाथ मेथड से रिलेटेड है। इसमें कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, ये एक एक्टिविटी से रिलेटेड है, स्टेप्स वगैरह हैं इसमें, तो इसलिए इसको अंदर फॉर्मूला नोट डाउन नहीं किया, मैंने बताया नहीं है फॉर्मूला कलेक्शन के अंदर, लेकिन मेथड क्या है बता देता हूँ। इससे रिलेटेड आपको टोटल इस मेरे 20 MCQ SPM सेट के अंदर आपको 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे थोड़ा डिफरेंट तरीके से, सब तीनों के तीनों जो है क्रिटिकल पाथ मेथड से रिलेटेड है। इसका तरीका समझ लीजिए कि इसको एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे किया जाता है या कैसे आप लोग करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये जो दिया गया, कंसीडर प्रोजेक्ट फॉलोइंग, यहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए, स्टार्टिंग पॉइंट दिए गए। कौन कौन से पॉइंट दिए गए हैं, A और B स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके,
अपने को क्रिटिकल पाथ निकालना है तो इसमें एक ध्यान रखना, स्टार्टिंग पॉइंट कौन से, एक तो इनको नोट करना है। आगे जब मूव करेंगे सब पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे, लेकिन इसमें वन बाय वन क्या करेंगे, पहले जो भी इसके ऑर्डर वाइज आ रहा है यहाँ से देखेंगे ये स्टार्टिंग कहाँ से कर रहा है। ये अपनी इन 2 पॉइंट को छोड़ देना है, A और B को, आपको यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, ये आपको केवल नोटिंग में रखना है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। एक्चुअल एक्टिविटी कैलकुलेशन स्टार्ट आपकी पॉइंट C से होगी। ये जो पॉइंट C है ये स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, प्रेसिडेड बाय A। ये कह रहा है कि ये C जो है A से स्टार्ट हो रहा है, यानी A के बाद क्या आ जाएगा C। आगे आपको ये चेक करना है इसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर कहीं से कोई एक्टिविटी C से भी प्रोसीड हो रही है क्या, क्योंकि C से प्रोसीड होगी तभी अपन आगे मूव कर पाएंगे उस डेस्टिनेशन, मतलब उस सोर्स से आगे के नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए, ये C से प्रोसीड हो रही है, कौन सी, ये वाली। तो अपन यहां से क्या करेंगे, लेकिन इसको स्टार्ट कौन सा पॉइंट कर रहा है, F, यानी C to F। तो एक तो आपका ये वाला पाथ बन गया। A की वैल्यू कितनी है 5 प्लस C की वैल्यू कितनी है 7 डेज प्लस F की वैल्यू कितनी है 2 डेज। इन सब का सम कर लीजिए, 5 और 7 12 और 2 14, यानी टोटल आपका 14 डेज आ गया। ओके, एक तो ये मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं, अपने इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको कंसीडर करना पड़ेगा, वो सब पार्टिसिपेट करने चाहिए। नेक्स्ट फिर देखते हैं, नेक्स्ट अपन क्या पॉइंट लेते हैं, D। ये भी स्टार्टिंग कहाँ से कर रहा है, A से कर रहा है, यानी वापस अपने पास एक नया जो पाथ बन जाएगा। इसमें अलग अलग टाइप के पाथ बनेंगे आपके, तो वो पाथ कौन से बन रहे हैं, उनका समेशन कितना है, ये आपको नोट डाउन करना है। A, लेकिन ये पॉइंट कौन सा था खुद D, यानी अपन पहले तो A से D जाएंगे, आगे चेक करेंगे कि D से भी कोई एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, कि D से कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हो रही है, यानी ये अपना सोर्स टू डेस्टिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। A की वैल्यू कितनी थी 5, D की वैल्यू कितनी है 4, टोटल कितना सबमिशन हो गया 9। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट कौन सी हो रही है, E वाली, लेकिन ये प्रेसिड किसके द्वारा हो रही है, B के द्वारा, यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा B के बाद डायरेक्ट अपने जंप कहां करेंगे E पे। आगे चेक करेंगे कि कोई एक्टिविटी E से भी स्टार्ट हो रही है क्या, हाँ ये वाली एक्टिविटी E से भी स्टार्ट हो रही है, कौन सी F वाले। तो E के आगे क्या हो जाएगा F। अब आप इनकी वैल्यू लिख दीजिए, B की वैल्यू कितनी है 3, E की वैल्यू कितनी है 6 डेज, F की वैल्यू कितनी है 2। इन सबका सम कीजिए, 3 + 6 9, 9 + 2 11, यानी ये अगर पाथ फॉलो करते हो तो 14 डेज लगते हैं, ये पाथ फॉलो करते हो तो 9 डेज लगते हैं, ये पाथ फॉलो करते हो तो 11 डेज लगते हैं उनको कंप्लीट करने में। लेकिन इन सब में लॉन्गेस्ट क्रिटिकल पाथ क्या होता है, क्रिटिकल पाथ होता है द लॉन्गेस्ट पाथ, जिसमें ड्यूरेशन क्या लग रहा हो सबसे ज्यादा। इन तीनों केसेस में सबसे ड्यूरेशन ज्यादा कौन सा लग रहा है 14, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 14। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है कभी कभी क्या करेगा, आपको आंसर तो 14 मिलेगा लेकिन पाथ अलग अलग देंगे, तो आपका ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इसमें पाथ और उसकी टोटल ड्यूरेशन बतानी है, तो आपका पाथ हो जाएगा ACF। मान लीजिए आपको इसमें इस प्रकार से दिया गया हो ऑप्शन ACE 14 डेज, ACF 14 डेज, तो अपन डेफिनेटली ACF 14 डेज जो है इसको प्रेफर करेंगे, खाली 14 डेज के ऊपर फोकस नहीं करना है। उम्मीद करता हूं आपको एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। क्या कह रहा है, ये सिंपल क्वेश्चन है। ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर आप लोगों ने सिंपल मैथ्स के अंदर जो है बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड गेन परसेंटेज वगैरह किया है, जस्ट लाइक उसके साथ कंपेयर करेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। उसी प्रकार से है, ये क्या कर रहा है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कॉस्ट जो ये है टू डेवलप एंड एक्सपेक्टेड टू जनरेट रेवेन्यू ओवर इट्स लाइफ टाइम, कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, वो हो जाएगा इक्वल टू जनरेटेड इन्वेस्टमेंट माइनस
प्रोजेक्ट की कॉस्ट अपॉन प्रोजेक्ट कॉस्ट इनटू 100, क्योंकि अपने को परसेंटेज में निकालना है। तो अब आप देखिए यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 1,30,000, ये कितनी है 1 लाख, डिफरेंस कितना हो गया 30,000। तो यहाँ अपन क्या करेंगे 30,000, प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है 1 लाख, इंटू 100। अब आप देखिए 4 0 कट हो गए, 4 0 कट हो गए, ये 0 से 0 यहाँ भी कट हो गया, पीछे क्या बचा 3 इंटू 10, यानी आपका आंसर क्या आ गया 30, यानी फाइनल आंसर आपका आ गया 30%। तो ये ध्यान रखिए 130% नहीं होगा, ये एग्जैक्टली आंसर जो होगा वो होगा 30%। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होगा वो 30%, ये बिल्कुल आपका बाइंग एंड सेलिंग जो सिंपल मैथ्स में करते हैं, गेन परसेंटेज वगैरह निकालते हैं, उसी टाइप का ही एक ये क्वेश्चन है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये पे बैक पीरियड टॉपिक से रिलेटेड है। देख लेते हैं इसमें क्या करते हैं। इस क्वेश्चन का देखिए, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट हैज एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ $2 lakh, expected annual cash inflows are $50,000 for the first 2 years and $60,000 for the subsequent years. Calculate the payback period. ओके, इसको करते हैं, देख लेते हैं। तो एक चीज़ ध्यान से देखिए, यहाँ पर अपने पास में जो टोटल इन्वेस्टमेंट्स है वो कितना है $2 लाख है, यानी टोटल वैल्यू अपने पास में 2 लाख है। ओके, कोई इश्यू नहीं। कैश इनफ्लो कितना आ रहा है 50,000 फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स, इसका मतलब ये है कि पहले साल में, यानी जो फर्स्ट ईयर है उसके अंदर कितना आ रहा है अपने पास में 50,000 आ रहा है। ओके, अपने पास में टोटल कितना था 2 लाख, यानी जो रिमेनिंग बच गया वो कितना बच गया 1,50,000। ओके, फिर अपन क्या करेंगे यहां पर, जो सेकेंड ईयर है उसमें भी 50,000 का आएगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन अपने को ये गिवन है। लेकिन अपने पास पेंडिंग कितना था 1,50,000 अब जो था, तो रिमेनिंग कितना बच गया 1 लाख। ओके, अब ये कह रहा है कि थर्ड ईयर में कितना आ रहा है 60,000, यानी थर्ड ईयर जो है, ईयर थर्ड जो है उसमें अपने पास में कितना आ रहा है 60,000। तो अपने पास में रिमेनिंग कितना बच गया 40,000। अब लास्ट में 40,000 बच गया, अब पीछे कौन सा बचा फोर्थ ईयर, यानी 3 ईयर तो कंप्लीट हो गया आप लोगों के, पीछे आया फोर्थ ईयर में कितना आएगा, फोर्थ ईयर के अंदर अपने पास में फिर 60,000 आए, क्योंकि ये कह रहा है फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर्स, यानी फोर्थ ईयर में फिर ये 60,000 इनफ्लो आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ इशू ये है कि अपने को सिर्फ नीड जो है 40,000 की है, कंप्लीटली जो 60,000 है ये यूटिलाइज नहीं होंगे। इसका मतलब है ये इसका जो इनफ्लो आएगा या इसका जो लोन है ये तो टाइम से पहले ही चुकता हो जाएगा, यहाँ पर वो उसको लोन रीपे कर देगा टाइम पे, क्योंकि 40,000 ही है इसका। लेकिन ये जो करेगा वो ईयर के कितने पार्ट में कर लेगा, तो ये क्या करेंगे अपन इसको डिवाइड कर देंगे कि 40,000, अब ये चेक करेंगे कि 40,000 जो है 60,000 का कितना है, तो क्लियर कर रहे हैं ये यहाँ पर क्या है इसका 2/3 है,
तो इसका मतलब है ईयर का भी 2/3 पार्ट लगेगा, और ईयर का जब 2/3 पार्ट लगेगा तो ईयर का 2/3 पार्ट क्या हो जाएगा, नियरली देखोगे तो वो हो जाएगा 0.67। इसका मतलब है टोटल जो पे बैक पीरियड जो रहेगा अपने पास में, तो यहां से देखिए 1 2 3 यानी 3 ईयर्स तो कंप्लीट हो गए, और 4th ईयर में से जो है सिर्फ 0.67 ईयर्स ही यूटिलाइज होगा। यानी टोटल अपना एक्चुअल जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3.67 ईयर्स। यानी एग्जैक्टली देखा जाए तो पे बैक पीरियड जो है 3.67 ईयर्स है, लेकिन आपको यहाँ पर आंसर तो ये गिवन ही नहीं है। अब तो इसमें से कौन सा आंसर बेस्ट सेलेक्ट करेंगे, तो इसमें नियर बाय जो राउंडिंग नंबर होगा उसको देखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर दो डाउट हो सकते हैं स्टूडेंट्स को, अगर जल्दबाजी में उन्होंने किया तो। अगर यहाँ वैल्यू है 3.67, अगर 3 और 4 के बीच में होता, यहाँ पर 3.5 ईयर दिया हुआ नहीं होता, मान लीजिए 3 ईयर्स और 4 ईयर्स ही दिया हुआ होता, तो उस केस में अपन इसको 4 ईयर सेलेक्ट करते, क्योंकि 3 और 4 के रेस्पेक्ट में ये जो वैल्यू थी राउंडिंग 4 के आसपास हो जाती। लेकिन यहाँ पर 3 के बाद में 3.5 ईयर्स भी दिया है, तो इसलिए इस 4 ईयर्स का जो कंपैरिजन होगा इन दो के बीच में होगा, 3 ईयर्स के साथ में कंपैरिजन नहीं होगा। तो इसलिए ये वाला जो आंसर है, दोनों के बीच की राउंडिंग वैल्यू को ध्यान में देखेंगे तो ये वैल्यू जो है 3.5 ईयर्स के नियर बाय है, ना के 4 ईयर्स। तो इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर और जो बेस्ट आंसर होगा वो 3.5 ईयर्स है। तब एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो जल्दबाजी में नियर बाय या राउंडिंग के केस में इसको रॉन्ग मत कर दीजिएगा। थोड़ी राउंडिंग कहाँ पे करनी है, अप्रोप्रिएटली क्या हो सकता है, तो आपको बेटर नहीं बेस्ट आंसर इसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है कोकोमो मॉडल जो है इसके ऊपर बेस्ड है। कोकोमो मॉडल जो यूज होते हैं इसमें अलग अलग है, बेसिक भी आता है, इंटरमीडिएट आता है, फिर उनके जो पूछा जा रहा है उसके रेस्पेक्ट उनके फॉर्मूलाज थोड़े से चेंज हो जाते हैं। तो अपन यहाँ देखते हैं क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ये आपको इसने कोकोमो मॉडल बेसिक के अंदर क्या कह रहा है, इसने 50 के LOC लाइन ऑफ कोड्स ये दिया हुआ है। ओके, बेसिक कोकोमो मॉडल के अंदर इसने क्या किया है, पैरामीटर्स A B C और ये D दिए हुए हैं। ओके, अपने को कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है एफर्ट इन परसेंट्स मंथ। ये वाला जब एफर्ट इन परसेंट्स मंथ कैलकुलेट करते हैं तो इसका फॉर्मूला याद रख लीजिए क्या होता है। बेसिक के अंदर A स्टार यानी मल्टीप्लाई के LOC किलो लाइन ऑफ कोड टू द पावर B। बेसिक के अंदर करेंगे, अपने को यहाँ बेसिक में करना है तो उसमें फॉर्मूला ये लग जाएगा। एक आपको और बता देता हूं, अभी अपन इसी को कर रहे हैं वैसे तो। अगर इंटरमीडिएट होता, मान लो कोकोमो मॉडल बेसिक की जगह क्या होता, इंटरमीडिएट होता, तो इस फॉर्मूले के साथ में एक एक्स्ट्रा के अंदर जो है मल्टीप्लायर करके EAF फैक्टर भी आ जाता। EAF का फुल फॉर्म होता है एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर, वो भी इसके साथ में मल्टीप्लाई होता है, वो आपको गिवन होता, लेकिन इस केस में है नहीं तो अपन इस चीज को अभी डिस्कार्ड कर देते हैं यहाँ, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। चलिए अपन इस चीज के ऊपर आ जाते हैं। ये जो वैल्यू है A और B ये कॉन्स्टेंट्स हैं जो आपको प्रोजेक्ट वेरी करेंगे, वो आपको वहां पर एग्जाम में गिवन होंगे। तो अपन यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 2.4 इंटू किलो लाइन ऑफ कोड कितनी दी गई है, 50। इसका मल्टीप्लायर कितना गिवन है, इसका मल्टीप्लायर अगर आप ध्यान से देखो, मल्टीप्लायर B जो गिवन है उसकी वैल्यू गिवन है 1.05। ओके, यहां तक इशू नहीं। अच्छा, आपको जब एग्जाम में गिवन होगा क्वेश्चन इस टाइप का, तो ये यहाँ जो आप कैलकुलेशन करेंगे यहाँ दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया तो ये जो फैक्टर है इससे रिलेटेड जो टोटल वैल्यू है या सम अप वैल्यू जो होगी वो वहां पर आपको गिवन होगी, बिना उसके आप ये कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये वैल्यू जब गिवन होगी यहाँ पर, तो आप ध्यान से देखिए इसका जो राउंडिंग वैल्यू होगी नियर बाय वो हो जाएगी आपकी लगभग 63 के आसपास।
वैसे तो 60 एग्जैक्टली इसकी वैल्यू होती है 62.945, बट राउंडिंग में अपन ले रहे हैं तो नियर बाय 63 के आसपास, यानी ये वैल्यू आपको एग्जाम में गिवन होगी। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर नियर अप्रोक्सीमेट आ जाएगा आपके 151 के आसपास। इसका रीजन क्या है मैं बता देता हूं। मैं थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशन मैंने क्या इंटरनली काफी क्विक फास्ट कैलकुलेशन अपने लेवल पे कर ली, कैसे की बता देता हूं। इस नंबर को मैंने 60 कंसीडर कर लिया और यहां पर मैंने इसको 2 कंसीडर कर लिया, कितना हो गया 120। ये 0.4 जो है यहां पर इसको मैंने 0.5 कंसीडर कर लिया, हाफ, तो 60 का आधा आधा कितना होता है 30, क्योंकि यहां पर वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा भी है, तो 120 प्लस 30 कितना हो गया 150 के आसपास। तो आप राउंडिंग के अंदर मैं कैलकुलेशन काफी कर लेता हूं, तो आप थोड़ी हैबिट डालिए करिए, तो यहां पर अप्रोक्सीमेट आप करेंगे तो वैल्यू 151 आ जाएगी। लेकिन यहां पर वैल्यू आपको एग्जैक्टली नहीं गिवन है, उसके नियर बाय, तो नियर बाय के अंदर इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा 150 पर्सन मंथ, कैलेंडर मंथ जो है ये आंसर आ जाएगा एफर्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये भी कोकोमो मॉडल बेसिक के ऊपर ही है यहाँ, लेकिन यहाँ पर जो आपको डेवलपमेंट टाइम कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन जो प्रीवियस वाला जो गिवन था बिल्कुल एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, डाटाज वही है, यहाँ पर बस कैलकुलेशन अलग करनी है, आपको डेवलपमेंट टाइम कैलकुलेट करना है। तो डेवलपमेंट टाइम जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C इंटू जो एफर्ट कैलकुलेट किया था पर्सन मंथ के अंदर, एफर्ट जो था किसमें है पर्सन मंथ मल्टीप्लायर D, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। तो ओके, बाकी सी की वैल्यू कितनी आपको गिवन थी, अपन थोड़ा प्रीवियस क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं। सी की वैल्यू थी 2.5, इसकी एग्जैक्ट इसका जो रिजल्ट आया था वो ये था, तो मैं इसको राउंडिंग में एक बार 151 ही लिख देता हूं, चलिए। और इसकी जो वैल्यू है वो है 0.38। ओके, फिर यहां पर इशू ये आएगा कि 150A और टू दी पावर 0.38, इस यहां पर आपको क्या होगा कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू गिवन होगी, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जैसे है वो होती है 5.48 के अराउंड, नियरली 5.48 के अराउंड नियरली। अगर इस कैलकुलेशन को आप करेंगे, मैं इसको राउंडिंग में जैसे मान लीजिए 5 मान लेता हूं फॉर एग्जांपल, तो 5 के हिसाब से 5 को मैं 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा आंसर क्या हो जाएगा 12.5। लेकिन 0.8 ये नियर बाय 5 राउंडिंग में ये थोड़ा सा ज़्यादा है ये वैल्यू, तो डेफिनेटली वैल्यू जो होगी वो 13 और उससे थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए इसका जो बेस्ट आंसर अपन यहाँ से भी देख लें तो अपना आंसर यही बैठने वाला है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा एग्जैक्टली जब मल्टीप्लाई करोगे वो आ जाएगा नियरली 13.7 के अराउंड। तो यहाँ आप राउंडिंग करके भी कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप उसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करें। नियर बाय एग्जैक्ट की जरूरत तब पड़ती है जब बिल्कुल नियर बाय आपको आंसर्स गिवन हो। अगर आंसर थोड़े से फार ऑफ गिवन है तो राउंडिंग कंसेप्ट का काम में लेते हुए कर सकते हैं, काफी टाइम आपका सेव हो जाएगा। तो आपका ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, रिस्क एक्सपोजर टॉपिक सब टॉपिक से रिलेटेड है। A software project has identified a risk with a probability of ये ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क कितना है 60% है, और एस्टिमेटेड इम्पैक्ट कितना पड़ेगा उसके ऊपर $20,000 का। ओके, इफ इट अकर्स, रिस्क एक्सपोजर करना है। रिस्क एक्सपोजर जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस या प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क इनटू इम्पैक्ट ऑफ रिस्क, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क इनटू इम्पैक्ट ऑफ रिस्क। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यहां से, ये आपका 60% है, यानी 60% यानी क्या हो गया, इसको मैं 3/5 भी कह सकता हूं अगर आपके थोड़े से मैथ्स की प्रैक्टिस है, हैबिट है तो। और ये हो गया आपका यहां आपको थोड़ी सी मैथ्स की प्रैक्टिस या फंडामेंटल थोड़ा सा क्लियर है तो बस क्विकली कैलकुलेशन हो जाती है। 60% वैसे क्या होता है 3/5 होता है।
डेफिनेटली आप इसको ये डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4000 और 4 को उससे करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12,000। तो आपका आंसर हो जाएगा $12,000 रिस्क एक्सपोजर। नेक्स्ट कम टू दी क्वेश्चन नंबर 10। ये जो क्वेश्चन है अर्न वैल्यू मैनेजमेंट का, जैसे अपन ने पिछले कुछ क्वेश्चंस किए थे उसी तरीके से इसमें, बट इसमें आपको शेड्यूल वेरिएंस करना। अगर आप ध्यान देंगे तो अपन ने पहले जो कैलकुलेट किया था वो था इसमें कॉस्ट वेरिएंस, और कॉस्ट वेरिएंस का जब किया था उसके अंदर अपन ने फॉर्मूला क्या काम में लिया था, ईवी माइनस एसी, अर्न वैल्यू माइनस एक्चुअल कॉस्ट। यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, शेड्यूल वेरिएंस कर रहे हैं कैलकुलेट। तो शेड्यूल वेरिएंस जब करेंगे यहाँ पर तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, उससे मिलता जुलता भी है और थोड़ा सा अलग भी है। उसमें ईवी माइनस एसी किया था, इसमें ईवी माइनस पीवी करना है, ईवी माइनस पीवी। उसमें जो प्लांट वैल्यू थी वो यूज नहीं हो रही थी, उसका यूटिलाइजेशन यहाँ होगा। इसके केस में अर्न वैल्यू की कैलकुलेशन का इसका यूज नहीं होगा। तो डेफिनेटली देख लीजिए क्या है, अब आपके पास में प्लांट वैल्यू कितनी है, $2 लाख, ये कितना है दिस वन, अर्न वैल्यू कितनी है 190। यानी मैं यहां से अगर आप ध्यान से देखें 190 मैं शॉर्ट में लिख देता हूं और यहां पर 200 इसको कर दूं, ये 1000 के अंदर है वैसे। तो आपका आंसर क्या हो गया, -10,000 में हो जाएगा। ये जो रिजल्ट है आपका -$10,000। तो आपका फाइनल आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन अटेम्प्ट कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 11, अर्न वैल्यू मैनेजमेंट से रिलेटेड ही है। यहाँ पर अपन जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स। लास्ट टाइम जो अपन ने किया था इससे रिलेटेड वो किया था कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स कैलकुलेट किया था। तो यहाँ देख लेते हैं उसके हिसाब से इसका क्या फॉर्मूला रहे। अपन जो जब कैलकुलेशन कर रहे हैं शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स को जब कैलकुलेट करेंगे तो कॉस्ट परफॉर्मेंस के अंदर अपन ने क्या किया था, उसके अंदर अर्न वैल्यू अपॉन एक्चुअल कॉस्ट किया था। तो यहाँ हो जाएगा अर्न वैल्यू अपॉन प्लान वैल्यू। अर्न वैल्यू कितनी है, 1,90,000। प्लान वैल्यू कितनी है, $2 लाख। डेफिनेटली अब ये 40, ये आपके 40 कट हो गए, पीछे 19, यानी ये आप जब करेंगे डिवाइड तो ये आपका आंसर क्लियर कट आंसर है 0.95 आ जाएगा। यानी आपका आंसर क्या हो गया 0.95। इसका फॉर्मूला याद में रखना, अर्न वैल्यू अपॉन प्लान वैल्यू, और जबकि सीपीआई का क्या था, अर्न वैल्यू अपॉन एक्चुअल कॉस्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी अर्न वैल्यू मैनेजमेंट से रिलेटेड है। इसमें एस्टिमेटेड कंप्लीशन उसी को कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन थोड़े से डाटा आपके अलग गिवन है। लास्ट टाइम भी अपन अर्न वैल्यू ये एस्टिमेटेड कंप्लीशन कर चुके हैं, उसमें फॉर्मूला थोड़ा अलग काम में लिया था। यहाँ देख लीजिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है प्रोजेक्ट बजट बीएसी, ये आपका ठीक है गिवन है। द करंट एक्चुअल कॉस्ट जो है ये गिवन है, लास्ट टाइम ये गिवन नहीं थी, अभी ये आपके गिवन है। एंड द अर्न वैल्यू ये गिवन है, ओके। एंड कैलकुलेट द एस्टिमेट एट, ओके। यानी जब ये काम में लेंगे यहाँ पर इन डाटा के साथ में, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका पहले ये देख लीजिए। ES, ये जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा एक्चुअल कॉस्ट प्लस ब्रैकेट में BAC माइनस अर्न वैल्यू अपॉन CPI। पहले जब आपने किया था आपको CPI वहां पर जो था अपने बिगिनिंग वाले क्वेश्चन में, वहां पर आपको CPI गिवन था, यहाँ CPI गिवन नहीं है, वहां एक्चुअल कॉस्ट गिवन नहीं थी, यहाँ एक्चुअल कॉस्ट गिवन है। तो आपको थोड़ा सा डाटास को समझना पड़ेगा, डाटास क्या गिवन है उसके हिसाब से आपको क्या कैलकुलेट करना है। तो इस केस के अंदर आपको CPI गिवन नहीं है, तो पहले तो आप CPI कैलकुलेट कर लीजिए। और CPI का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, ये आप लास्ट टाइम कर चुके हैं।
ईवी अपॉन एसी, अर्न वैल्यू अपॉन एक्चुअल कॉस्ट। तो अर्न वैल्यू कितनी है आपकी यहां पर 1,20,000। एक्चुअल कॉस्ट कितनी है 1,50,000। क्लियर कट। पहले तो 4 जीरोस ये कट कर दीजिए, ये आपका 3 की टेबल से डिवाइड हो जाएंगे, 3 की टेबल से डिवाइड होंगे तो 4/5, 4/5 को करेंगे तो आ जाएगा आपका 0.08, यानी सीपीआई क्या कैलकुलेट हो गया 0.08। तो अब आप इसको ईएससी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो ईएससी को जब कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, यहाँ ध्यान से देखिए एक्चुअल कॉस्ट कितनी गिवन है। मैं 1000 ये यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, इसको 1000 मान के चल रहा हूँ कि 1000 है, ताकि डाटा थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए। ये हो जाएगा आपका एक्चुअल कॉस्ट कितनी है 150 प्लस यहाँ बजट एट कंप्लीशन कितना है, मैं यहाँ पर इसको लूंगा 300 माइनस अर्न वैल्यू कितनी है 120। 1000 जो वैल्यू है वो अपन ऑलरेडी इसमें मान के चल रहे हैं, ताकि ये कैलकुलेशन अपने को क्विकली हो जाए थोड़ा। 0.8। तो जब आप इस चीज को करेंगे यहां पर तो ये आ जाएगा 150 प्लस ये आपका हो जाएगा 180 अपॉन 0.8, यानी ये 0.8 जो है मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूं 5/4। 4 को इससे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में हो जाएगा 45। 45 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 225। ये थोड़ी कैलकुलेशन मेरे को फास्ट आ जाती है तो थोड़ा उसका बेनिफिट है। तो आप कैलकुलेशन देख लीजिए कैसे करते हैं 225, यानी ये आपका हो गया 375। लेकिन मैं यहाँ पर 1000 वैल्यू जो थी अपन ने उसको स्किप किया था, वो साथ में आ जाएगी। तो एग्जैक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा $375,000। तो आपका ये दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका क्रिटिकल पाथ से रिलेटेड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस वाला किया था आपने, ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट भी है और थोड़ा सा टिपिकल भी है। तो देखते हैं, अपन ट्राई करते हैं इसको करने की। ये क्या कह रहा है, क्रिटिकल पाथ एंड इट्स ड्यूरेशन। ओके, यहां से स्टार्ट करते हैं। इस केस में देखिए आप लोगों को केवल स्टार्टिंग पॉइंट एक ही दिया, एक्टिविटी करके एक दिया हुआ है, बाकी की सारी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, तो कोई इश्यू नहीं है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अपन क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं कि इसके ऊपर चले जाते हैं पहले एक्टिविटी 2 के ऊपर। एक्टिविटी 2 जो है ये किसको प्रोसीड कर रही है, एक्टिविटी 4 को। तो एक्टिविटी 2 जो है ये किसको प्रोसीड कर रही है, 4 को। ओके, तो डायरेक्ट 2 के बाद अपन कहाँ जंप करेंगे, 4 पे जंप करेंगे। 4 पे, तो 4 एक्टिविटी कौन सी हो गई, ये वाली 4 एक्टिविटी जो है प्रेसिडेड बाय 4। ओके, एक्टिविटी 4 जो है खुद ये इसको प्रोसीड कौन कर रहा है, एक्टिविटी 4 जो है इसको प्रोसीड कौन कर रहा है, एक्टिविटी 4 जो है ये एक्टिविटी 5 के द्वारा प्रोसीड हो रही है। यहां पर ध्यान से देखिए, यानी इसके बाद आ जाएगा 5। अच्छा, आगे जाएंगे तो एक्टिविटी 5 को कौन प्रोसीड कर रहा है, एक्टिविटी 6, यानी ये हो जाएगा। यानी आपका क्या हो गए 2, 4, 5, 6। 2 का जो डाटाबेस ड्यूरेशन कितना दिया है आपने यहां पर 3। मैं नीचे लिख देता हूं 3। 4 वाले केस में ड्यूरेशन कितना है 5। 5 एक्टिविटी के रेस्पेक्ट में कितना है 2 डेज का। एक्टिविटी 6 के रेस्पेक्ट में कितना है 3 डेज का। अब इन सबको सम अप कीजिए, टोटल मिला के 3 + 5 8, 8 + 2 10, 10 ये होगा 13।
यानी यहाँ पर जो है, एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है इस एक्टिविटी के रेस्पेक्ट में आपको 13 डेज मिल गए। क्लियर कट। इसी तरीके से जो है ये बाकी वाले जो है अपन इसको भी, इसका भी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट जो है ये वाला काम भी हो गया था अपने। ओके, यहां पर इसको ले लेते हैं क्योंकि ये एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी डायरेक्टली एक्टिविटी 4 के द्वारा प्रोसीड हो रही है, यानी ये वाला पार्ट हो रहा है। यानी 1 से अपन डायरेक्ट एक्टिविटी 4 में आ जाते हैं। तो 1 से डायरेक्ट क्या हो रहा है, 4, क्योंकि ये इसको प्रोसीड कर रहा है। ओके, तो ये पार्ट क्या, एक्टिविटी 4 वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। 1 to 4, एक्टिविटी 4 को कौन प्रोसीड कर रहा है, एक्टिविटी 4 जो वापस प्रोसीड किसके द्वारा हो रही है, 5 के द्वारा। 5 किसके द्वारा हो रहा है, ये 6 के द्वारा। तो ये जो एक्टिविटीज थी इन सब का सम अप देख लीजिए। एक्टिविटी 4 में कितने डेज आ रहे हैं, 4 डेज। एक्टिविटी 1 के अंदर 4 डेज आ रहे हैं, एक्टिविटी 4 में कितने डेज आ रहे हैं, 5। एक्टिविटी 5 में कितने डेज हैं, 2। एक्टिविटी 6 में 3। इन सब का सम अप कीजिए, 4 + 5 9, 9 + 5 14 डेज। तो यहां पर ध्यान से देखिए, इस एक्टिविटी के अंदर जो है अपने को कितने डेज मिल रहे हैं, 14 डेज। और लास्ट एक्टिविटी में कितने मिले थे, 13 डेज। एक और देख लेते हैं यहाँ पर कि और कुछ पेंडिंग बच गया क्या। हाँ, एक एक्टिविटी अपने पास में पेंडिंग बच गई, कौन सी, थर्ड वाली एक्टिविटी। यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक्टिविटी 3 अभी पेंडिंग बच गई, अपन इसको कंप्लीट करते हैं। एक्टिविटी 3 जो है ये क्या कर रहा है, इसको प्रोसीड कौन का, किसके द्वारा प्रोसीड हो रही है, 5 के द्वारा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्टिविटी 3 जो है ये 5 के द्वारा प्रोसीड हो रही है। 5 एक्टिविटी किसके द्वारा प्रोसीड हो रही है, एक्टिविटी 5 पे चले गए। एक्टिविटी 5 जो है यहाँ पर देखें, ये प्रोसीड हो रही है एक्टिविटी 6 के द्वारा। यहाँ पर देखिए, इनका सम अप कर लीजिए। एक्टिविटी 3 जो है इसमें कितने डेज हैं, 6। ये एक्टिविटी है, नीचे नंबर ऑफ डेज है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। 5 के अंदर कितने हैं, 2 डेज गिवन है। 6 के अंदर कितने गिवन है, 3 डेज गिवन है। इन सब का सम अप कीजिए, 6 + 5 टोटल मिलाएंगे तो 11 डेज। अब आप एक आंसर ध्यान दीजिए, क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ का क्या मतलब होता है, द लॉन्गेस्ट पाथ। क्लियर कट है, कोई इशू नहीं। अपने पास में एक आंसर आ गया 13, एक आंसर आ गया 14, एक आंसर आ गया 11। तो इन सब में बेस्ट आंसर कौन सा है, 14 14 14। 14 का एक ही आंसर है और उसका पाथ भी पूछ रहा है, तो उसका पाथ भी क्लियर था, 1 4 5 और 6। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, रिस्क प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। देखते हैं क्या कह रहा है। अ सॉफ्टवेयर मैनेजर आइडेंटिफाइज 4 मेजर रिस्क। ओके, टोटल नंबर ऑफ रिस्क इसमें कितने आइडेंटिफाई हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। रिस्क एक जो है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 30 है, 50% है, 20% है और 70% है, सॉरी। तो यानी 4 रिस्क हैं और चारों की अलग अलग एक परसेंटेज प्रोबेबिलिटी बता दी है। व्हाट इज द एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज आइडेंटिफाइड, ये पूछ रहा है इन सबकी एवरेज प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सिंपल फॉर्मूला, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। एवरेज प्रोबेबिलिटी इक्वल टू सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ रिस्क। मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, सम कर लेता हूँ। ये 4 जो सम करना है रिस्क का, कौन कौन से हैं, इसकी चांसेस कितने हैं, 30। तो 30 + 50 कितने होगा, 80। 80 + 20 100, 100 और ये 70, यानी टोटल जो परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी हो गई वो क्या हो गई, 170। टोटल रिस्क कितने थे, ये आप जब इसको कैलकुलेट डिवाइड करेंगे 170 को, 4 4 जा 16, 17 में 16 माइनस पीछे कितना बचा, 1 1, यानी अपने को क्या मिल गया, 10। 10 के अंदर अपन जानते हैं कि 4 को डिवाइड करेंगे तो 2.5 आता है। अपन ज़्यादा इसमें वो टाइम नहीं देंगे, 1 by 1 5th क्लास या 6th क्लास के बच्चों की तरह।
तो ज़्यादा इसको कर लीजिए। आपका आंसर एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 42.5%। और अपने को यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर मिल रहा है, राउंडिंग के अंदर नहीं है, तो अपने एग्जैक्ट आंसर को प्रेफर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर क्वेश्चन। ये भी सिंपल क्वेश्चन ही है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। सॉफ्टवेयर कॉस्ट पर फंक्शन पॉइंट से रिलेटेड है। अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड टू, यहां पर जो है software module has 2500 lines of code and 15 defects were found during testing. Calculate the defect density. मुझे अगर डिफेक्ट डेंसिटी निकालनी है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिफेक्ट डेंसिटी, तो एक तो मुझे ये निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ द डिफेक्ट्स कितने हैं अपॉन नंबर ऑफ डिफेक्ट्स अपॉन साइज जो होगी इन किलो लाइन्स, साइज इन किलो लाइन ऑफ कॉर्ड्स, इसके अंदर करेंगे तो आपके आ जाएगी। अब आपके पास जो लाइन्स गिवन है, यहां पर ध्यान से देखिए, ये लाइन कितनी गिवन है? 2500 लाइन्स। मैं इसको किलो लाइन्स में कन्वर्ट करूंगा। किलो से क्या मतलब होता है? 1000। वैसे कंप्यूटर में कुछ जगहों पे यहाँ कैलकुलेशन की नीड होती है तो 1024,000 की जगह पे अपन उसको वर्ड को काम में लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 1000 ही लेना है, कोई इशू नहीं कैलकुलेशन में। तो 1000 लेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे, लाइन्स ऑफ कोड को किलो लाइन ऑफ कोड में डिवाइड करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, 20 से 20 कट, ये तो अपने आपके पास में आंसर क्या आ गया? 2.5। इसका मतलब है किलो लाइन्स के अंदर जो कोड है ये, इसकी वैल्यू 2.5 आ गई। अब अपन एक्चुअल क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। नंबर ऑफ डिफेक्ट्स कितने हैं आपके पास में? 15। किलो लाइन्स ऑफ कोड कितनी है? 2.5। इसको डिवाइड करेंगे तो ये डेफिनेटली एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 6। ये तो आपका आंसर हो जाएगा 6 डिफेक्ट्स पर किलो लाइन ऑफ कोड। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका पर्ट फॉर्मूला शेड्यूल ड्यूरेशन से रिलेटेड है। इसमें देख लेते हैं अपन क्या करते हैं। और सॉफ्टवेयर टास्क है ऑप्टिमिस्टिक टाइम 8 days, पेसिमिस्टिक टाइम of 18 days, most likely time 10 days, calculate the expected duration। इसमें सिंपल, ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, इसमें आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एक्सपेक्टेड जो ड्यूरेशन निकालेंगे उसका फॉर्मूला होता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम प्लस 4 times 4m, यानी 4m मोस्ट लाइकली टाइम एंड होल डिवाइडेड बाय 6। बस ये करना है, इसका फॉर्मूला आपको पता होना, बाकी तो आप कर सकते हैं। इसमें कोई स्टूडेंट कोई किसी को दिक्कत नहीं आएगी। ऑप्टिमिस्टिक टाइम कितना है? 8। पेसिमिस्टिक टाइम कितना है? 18। 4m, m की वैल्यू कितनी है? 10। 10 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? 40। 8 + 18 26। 26 को इसके साथ करेंगे तो मेरे पास में आ गया 66। 66 अपॉन 6, एग्जैक्ट आंसर आ गया 11। तो आपका आ गया एक्चुअल ड्यूरेशन, ये आ गया एग्जैक्टली द 11 days। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, रिसोर्स अलोकेशन पर्सन मंथ। वेरी वेरी सिंपल फॉर्मूला है, कोई इसमें इशू नहीं, बिल्कुल आराम से हो जाएगा आप लोगों से। अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट रिक्वायर्स 100 person month ऑफ एफर्ट इफ द प्रोजेक्ट नीड्स टू बी कंप्लीटेड 10 कैलेंडर मंथ। एक आपको ये डाटा गिवन है, ये गिवन है, हाउ मेनी पर्सन्स आर रिक्वायर्ड। तो इसमें क्या करना है? तो एफर्ट जो होता है, एफर्ट इन जो पर्सन मंथ में होता है, उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पर्सन्स इनटू कैलेंडर मंथ, इनटू कैलेंडर मंथ। लेकिन आपको कैलकुलेट क्या करना है? आपको कैलकुलेट पर्सन करना है। आपको जब कैलकुलेट पर्सन करना है यानी एन कैलकुलेट करना है, तो आपका फॉर्मूला बन गया एफर्ट इन पर्सन मंथ अपॉन कैलेंडर मंथ। अब ये कितना दिया है? एफर्ट कितना दिया है? 120 पर्सन मंथ। कैलेंडर मंथ कितने दिए हैं? 10। 0 से 0 कट, आंसर आपका हो गया 12।
यानी 12% रिक्वायर्ड। नाउ मूव टू द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। मीन टाइम टू रिपेयर, ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी से रिलेटेड है, ये भी सिंपल है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ क्या कह रहा है, ओवर अ मंथ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम एक्सपीरियंस 4 क्रिटिकल फेलियर्स। ओके ठीक है, एक महीने में 4 क्रिटिकल फेलियर हो गए सिस्टम के। द रिपेयर टाइम्स फॉर दीज फेलियर्स वर 2 आवर्स, 3 आवर्स, 1.5 आवर्स एंड 2, मतलब 4 बार फेलियर हो गया और उनको वापस रिपेयर करने में इतना टाइम इन्वेस्ट हो गया। ओके, कैलकुलेट द मीन टाइम टू रिपेयर। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मीन टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा टोटल टाइम टू रिपेयर और नंबर ऑफ क्रिटिकल फेलियर्स। टोटल टाइम टू रिपेयर अपॉन नंबर ऑफ फेलियर। टोटल टाइम कितना है रिपेयरिंग का, 2 आवर्स, 3 आवर्स, और ये सर सबको सम अप कर लेते हैं। 2 आवर्स एंड 2 एंड 3 5 और ये 6.5 का ये हो जाएगा आपका 9, यानी टोटल टाइम कितना लग गया आपके पास में 9 आवर्स। क्रिटिकल फेलियर्स टोटल कितने थे यहाँ पर 4, डिवाइड करेंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 2.25 आवर्स। तो आपका ये पूछ रहा है MTTR, इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 2.25 एवरेज आवर ऑफ टाइम लग गया। नाउ मूव टू दी लास्ट क्वेश्चन, अगेन क्रिटिकल पाथ से रिलेटेड है। थोड़ा इन जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं क्रिटिकल पाथ में थोड़ा थोड़ा अलग टाइप से लैंग्वेज को दिया गया है, तो आप सब लैंग्वेज से फेमिलियर हो जाएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आ जाता है तो आपका लक फैक्टर है, बहुत आप आसानी से 100% गारंटी है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ से वीडियो देखने के बाद में अटेम्प्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक ध्यान रखना है सब्जेक्ट का विशेष रूप से, इसमें 1 बाय 1 जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको अपनी बकेट में डालने हैं। ये आपकी यूएसपी होगी, जितनी वैरायटी से क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं उतना अच्छा है, उतना बाकी स्टूडेंट से आप एग्जाम में अहेड रहेंगे। ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्रिटिकल पाथ का, और जो प्रीवियस किया है उसके जैसा ही है, बस लैंग्वेज जो दी जाती है उसका तरीका थोड़ा अलग रहता है। तो देखिए क्या कह रहा है, प्रोजेक्ट ओके एक्टिविटीज दी गई है। अगेन जैसे आपको मैंने बताया था यहाँ पर 2 आपके ये स्टार्टिंग पॉइंट दिए हैं और बाकी से करना तो हम डायरेक्टली स्टार्ट कर लेते हैं। ये 2 स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से तो स्टार्ट करना नहीं है, अपने को नेक्स्ट पॉइंट से करना है। पॉइंट क्या है सी पॉइंट। ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ए से हो रहा है, यानी ए पॉइंट से डायरेक्ट अपन किस पॉइंट पे जंप कर गए, सी। आगे देखें कोई सी से भी कोई पॉइंट स्टार्ट हो रहा है क्या, ई जो है ये स्टार्ट हो रहा है, तो ए सी के बाद अपन कहाँ चले गए, ई से। देखें आगे कोई ई को भी स्टार्ट कर रहा है क्या, हाँ ई को ये स्टार्ट कर रहा है, तो अपन एफ ले लेते हैं। अब आप अपनी एक्टिविटीज ये स्टार्ट होगी। अब इनका ड्यूरेशन देख लीजिए सबका, ए का ड्यूरेशन कितना था 5, सी का ड्यूरेशन कितना है 6, ई का ड्यूरेशन कितना है 7, एफ का ड्यूरेशन कितना है 2। टोटल ड्यूरेशन कैलकुलेट की 5 और 6 कितने हो गए 11, 11 और 7 18, 18 और 2 20। टोटल ये जो आ गया आपका 20 डेज आ गया। ओके नाउ फिर अभी अपना पॉइंट बी बचा हुआ है और बाकी एक्टिविटीज भी बची हुई है, तो अपन उसको कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ अपने क्या जो एक्टिविटीज कंप्लीट हो गई है उनको छोड़ देना है। ये एक्टिविटी पूरी कंप्लीट हो गई है, लेकिन ये एक्टिविटी पूरी कंप्लीट, ये जो एक्टिविटी है ये पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी और ये वाली कंप्लीट हो चुकी है। आगे देखते हैं अपन यहाँ से क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी बी जो स्टार्ट कर रहा है। ओके बी को स्टार्ट कौन कर रहा है, बी को स्टार्ट जो कर रहा है ये कर रहा है डी, तो बी से अपन डी में शिफ्ट हो जाएंगे। डी के बाद कहाँ जाएंगे, डी को स्टार्ट कौन कर रहा है ई, यानी वापस अपन कहाँ पे आ गए ई। अच्छा ई को वापस रीस्टार्ट कर रहा है तो ये प्रीवियस वाला लेना पड़ेगा। ई को स्टार्ट कर रहा है तो वापस अपन एफ पे आ जाएंगे, यहाँ पे वापस इन सब का सम अप कीजिए। बी के अंदर कितने डेज आ गए 3, डी में कितने डेज आ गए 4, ई में कितने डेज हैं 7, एफ में कितने डेज हैं 2। इन सब का सम अप कीजिए, 3 + 4 7, 7 + 7 14, 14 + 2 16,
अब आप देखिए वही है, क्रिटिकल पाथ है यानी लॉन्गेस्ट पाथ होगा। यहाँ आंसर के अंदर आपके दोनों आंसर दिए, 20 डेज भी गिवन है, 16 डेज भी गिवन है और एक्यूरेट पाथ गिवन है, लेकिन ये लॉन्गेस्ट पाथ होता है आपका, तो इसलिए अपन जो है लॉन्गेस्ट पाथ को ध्यान में रखते हुए इस आंसर को नोट डाउन करेंगे और लॉन्गेस्ट पाथ क्या आ जाएगा 20 डेज, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ये। इसके साथ क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट जो आपको मैं फॉर्मूलाज का जो लिस्ट है कलेक्शन, ये यहाँ पे बता रहा हूँ, ये नोट डाउन कर सकते हैं आप डायरेक्टली, वहाँ 1 बाय 1 क्वेश्चन जाने की जरूरत नहीं है, आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। यहाँ पर अर्न वैल्यू मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है कुछ ये दिए गए हैं फार्मूलाज। उसके बाद जैसे मूव करेंगे तो कुछ फार्मूलाज आपको यहाँ पर बाकी के जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, पे बैक पीरियड, कोकोमो मॉडल, रिस्क, इनसे दिए गए। पे बैक पीरियड में कोई फार्मूला वगैरह नहीं था, वो उसमें अपने को करके एक्टिविटी करके फिर उसको एग्जीक्यूट करना था, तो इस वजह से वो गिवन है। और इसके अलावा एक फार्मूला वाला ये पार्ट भी दिया गया है और इसके अंदर अपन ये आप कर सकते हैं नोट डाउन आराम से। इसमें क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट हो जाएंगे, नोट डाउन कर लीजिए, फार्मूलाज को लर्न कर लीजिए, आपको क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।